Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karnesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, in previous video we were studying or we were discussing the chapter 1 of economics, that is the story of village Palampur. We have studied, is there a way one can grow more from using same land? So we have studied it in the previous video. Is there a way one can grow more from using same piece of land? Now we will study about the land sustains. अब हम लोग पढ़ेंगे with the land sustains. So dear students, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? Will the land sustain? Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer also. Continuous use of groundwater for tube well irrigations has led to the depletions of the water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. So dear students, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, land being a natural resources, और इसका हमें सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है. So land being a natural resources, it is necessary to be careful in its use. वैज्ञानिक वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है. Scientific reports indicates that the modern farming methods have overused the natural resources base. तो वैज्ञानिक जो है रिपोर्टों से हमें यह संकेत मिलता है कि आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का अति उपयोग किया है. इससे क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स, इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. बहुत से इसके परिणाम स्वरूप यदि देखें हम तो अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई. इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया. मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं. एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है. कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ फर्टिलिटी. बहुत से क्षेत्रों में हरित क्रांति जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता की जो ह्रास है, यानी कि जो कम होती जा रही है, उससे जो है जुड़ा हुआ है. मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है. इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कंटिन्यूअस यूज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. एनवायरमेंटल रिसोर्स like soil fertility and groundwater are built up over years. Once it is destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture.
ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजोल्व इन वाटर। प्यारे विद्यार्थियों, जो केमिकल फर्टिलाइजर है यानी कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज हैं, ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स रिपोर्ट्स फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the soil for long। तो ये जो रासायनिक उर्वरक हैं, ये ऐसे खनिज हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। मिट्टी से निकलकर ये जो रासायनिक उर्वरक हैं, ये भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दे मे escape from the soil and pollute groundwater, river and lakes। Chemical fertilizer can also kill bacteria, and other microorganisms in the soil। This means sometime after their use the soil will be less fertile than ever before। Okay dear students, तो ये जो रासायनिक उर्वरक हैं ये मिट्टी में जो घुल जाते हैं, जिससे ये पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये जो रासायनिक उर्वरक हैं इन्हें मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। ये मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को, झीलों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट करते हैं। इसका अर्थ यह है कि इनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। तो ये इसका डिमेरिट है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले के उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ खेती की लागत अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, द consumption of chemical fertilizer in Punjab is the highest in the country। The continuous use of chemical fertilizer has led to the degradation of soil health। Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level। This means cost of cultivation is rising very fast। Okay dear students, now we will study about how is land distributed between the farmers of पालमपुर। पालमपुर के किसानों के जो बीच में भूमि किस प्रकार जो वितरित है, let's know about it। Dear students, you must have realized how important land is for farming। You all must have realized that how important is land for farming। Unfortunately, not all the peoples engaged in agriculture have sufficient land for cultivations। So unfortunately, not all the peoples engaged in agriculture have sufficient land for cultivations। In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless। 150 families, most of them Dalits, have no land for the cultivation। Okay dear students, तो आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है,
जो अधिकांशतः दलित हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, you once again you must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. 150 families, most of them Dalits, have no land for the cultivations. So of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. तो प्यारे विद्यार्थियों, पालमपुर में 425 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150% परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। बाकी परिवार में से 240 परिवार जिनके पास अपनी भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, जिसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। So dear students, in 1960 गोविंद was a farmer. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। So Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. गोविंद अपने जो 3 पुत्रों की मदद से भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। So dear students, Govind, with the help of his 3 sons, cultivated land, though they didn't live very comfortably. यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे। The family managed to feed itself with the little bit of extra income from the buffalo that the family possessed. उनके पास जो एक भैंस थी, उससे जो अतिरिक्त आय होती थी, उसी से वो अपने परिवार का खर्च जो है चलाता था गोविंद। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बांट गई। So after the death of Govind, some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. अब सर जो उनके पुत्र थे, उनके पास 0.75 हेक्टेयर की जो भूमि थी। Even with improved irrigations and modern farming methods, Govind's sons are not able to make living from their land. They have to look for additional work during the part of the year. तो गोविंद की मृत्यु के पश्चात उसकी जो भूमि थी वह 3 पुत्रों के बीच में बांट दी गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपने जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था अपनी जीविका चलाने के लिए। So dear students, you can see the large number of small plots scattered around the village in the pictures. आप जो देख सकते हो कि गांव में चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधा से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों में 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। So dear students, you can see the large number of small plots scattered around the village in the pictures, which is given in 1.5 in your book. On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land.
a few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. Dear students, now we will start the fifth topic of farming in Palampur. Who will provide the labor? यानी कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? So dear students, after land, labor is the next necessary factor for productions. As I have explained you earlier, that labor is the second requirement for the productions activities. So farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own field. Thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their field. So dear students, भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझौले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। So medium and large farmers hire farm laborers to work on their field. तो खेती के लिए की जाने वाले कार्यों का चित्र 1.6 में पहचाने आप, इनको उचित क्रम में व्यवस्थित करें। खेती में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवार से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है। So dear students, farm laborers came either from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have the right over the crops grown on the field. Instead, they are paid wages by farmers for whom they work. तो अनाज पर उनका अधिकार जो नहीं होता है। श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसान का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी जो होती है, so wages can be in cash or in kind. तो मजदूरी नकद भी होती है या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। So sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also wide variations in the durations of employment. A farm laborers might be employed on a daily basis for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. तो प्यारे विद्यार्थियों, मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। ऐसा है। तो डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर्स हु वर्क ऑन अ डेली बेसिस इन पालमपुर। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले भूमिहीन जो श्रमिक हैं। इसका मतलब कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2017 में निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। सो डाला इज द लैंडलेस फार्म लेबरर्स हु वर्क ओनली ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। This means he must regularly look for work. The minimum wages for farm laborers set by the government is ₹300 per day. March it is
fixed in March 2017, but Dalla gets only 160. There is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. Dalla complains about his situations to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dalla and Ramkali are among the poorest people in the village. तो डियर स्टूडेंट्स, डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा यानी कि कंपटीशन है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं, यानी कि वे क्या है, बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है। सो व्हाई आर फार्म लेबर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर? यहाँ पर सोचने की बात है कि रामकली और डाला जैसे जो फार्म लेबर्स हैं यानी खेतिहर जो हैं वे गरीब क्यों हैं? गोसाईपुर एंड मझौली के बारे में यहाँ पढ़ते हैं हम। गोसाईपुर और मझौली उत्तर प्रदेश के दो गांव हैं। गोसाईपुर और मझौली जो है उत्तर प्रदेश के दो गांव हैं। दोनों गांव में कुल 850 परिवार में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौला के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे? So dear students, Gosaipur and Majhauli are two villages in the North Bihar. Out of total 850 household in two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab, Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad or Nagpur. Such migrations is a common in most of villages across India. Why do people migrate? Can you describe based on your imaginations the work that migrates of Gosaipur and Majhauli might do at each of destinations? As I have explained you that people migrate from one place to another in search of good job, good education system and for good standard of living. So dear students, now we will discuss the capital needed in farming. खेती के लिए आवश्यक जो पूंजी. You have already seen that the modern farming method requires a great deal of capital, so that the farmers now needs more money than before. So most small farmers have to borrow money to arrange for the capitals. They borrow from the large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivations. The rate of interest on